अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं, अब चूंकि मास्क पहनना हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमारा जो न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं ना वो हो गया, तो बड़े लोग जी हमें मास्क वगैरह भेज रहे हैं। अच्छा, तो आपने न्यू नॉर्मल की बात की है, तो न्यू नॉर्मल 2K20 की तरफ से ही हमें मास्क भेजे गए हैं और उस दोनों ने हमने बिलावल के मास्क का तस्करा किया था ना, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सुन लिया कहीं, क्योंकि और मुझे तो ये अजरक वाला मास्क आया है पार्सल जिसमें ये अजरक वाला मास्क भी है। आई रियली लाइक इट। क्यों भैया, आपको क्यों आया? एनीवे जी, कहने का मकसद ये है कि खूबसूरत डिज़ाइनदार पहने, प्लेन पहने, ब्लैक रंग के पहन लें, वरना वो जो ग्रीन रंग के तो होते ही मिलते ही हैं, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि न्यू नॉर्मल बन गया और लड़कियों को ज़रा तैयार होने का शौक भी है, वैसे तो बहुत से लड़कों को भी, तो व्हाई नॉट देन गो फॉर समथिंग नाइस एंड डिज़ाइनदार। This one, but this might interest you, Huma. Show me. Does it have a unicorn on it? It has small handprints on it. देख रही हैं? ये घर में एक्चुअली अगर छोटा बच्चा हो ना तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है मैं हुसैन के लिए ले जाता हूं। ऑल्सो सो बेसिकली आज सोचा कि शुरू में ही आपको बता दें कि मास्क पहनना बहुत ही लाजमी है। इट इज़ एक्चुअली डिसरिस्पेक्टफुल। अगर आप किसी से मिल रहे हो, आप अपने काम पे जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो और अगले बंदे ने मास्क ना पहना हो, दिस इज़ हाइट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो लिहाजा जब आपको पता है कि दुनिया में क्या वबा फैली हुई है, अभी तक फैली हुई है, इट्स वेरी मच हेयर, तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिए। बस इसी पे हम बात करना चाहते थे कि दूसरों की इज्जत कीजिए, अपने आप को महफूज बनाइए और दूसरों को भी मास्क पहन के महफूज बनाए रखें, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से लोगों को महसूस हो रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, इसलिए सब एसओपी वैसओपी एक तरफ रख के बाहर घूमना शुरू हो गए। प्लीज मास्क पहनना ना छोड़ें, ये सारी एक्टिविटी का मकसद यही था। अच्छा, ये एक और सिंगर है, यानी कि 3 आर्टिस्ट्स ने कोलैबोरेट किया है। जन्नत मिर्जा तो इसमें फीचर्ड है, बिलाल सईद नहीं है, ये एक और सिंगर है, इन्होंने नसीबो लाल के साथ भी काफी ट्रैक्स किए हैं। इज क्वाइट अ गुड सिंगर। मैं इनका नाम जरा सर्च करके आपको बताता हूं। जन्नत मिर्जा जो है वो सिंगर है? नहीं, जन्नत मिर्जा इज अ टिकटॉकर। तो वो एक्टिंग कर रही है? वो एक्टिंग कर रही हैं इसमें। अब वो सैयद नूर की फिल्म भी कर रही हैं, आपको पता है ना? यस, अब मुझे याद आया कि एक्चुअली ये बात हुई है, सो लिहाजा टिकटॉक में भी जी बड़ा फ्यूचर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो ट्रेंड है ना टिकटॉकर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया पे चांस देने का, मुझे इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौका मिलना चाहिए। हर कोई ट्राई करता है, जिसका जो भी रास्ता निकल आए तो व्हाई नॉट, मतलब बट मेन स्ट्रीम मीडिया पे एज एन अदाकारी और वो जो काम करते हैं उसका मौका मिलना चाहिए। किसी भी गेम शो में बैठ के छिछोरपन करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं, किसी और का भी जिक्र हो रहा था कान में, लेकिन वो तो खैर एक स्टेज एक्टर भी थे इस्लामाबाद में। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ज़रा न्यूज़ की ही बात कर लेते हैं और हमारी टॉप स्टोरी से स्टार्ट करें। आपको बताएं, हुकूमती इत्तेहादी सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ को NFC अवार्ड में तरमीम का बिल पेश करने की इजाज़त ना मिली। सेनेट में बिल पेश करने के हक में 17 और मुखालफत में 25 वोट आए। 18वीं तरमीम में तब्दीलियाँ लाने की ख्वाहिशमंद हुकूमत के लिए निदामत का मकाम है। तहरीक इंसाफ, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने बिल की हिमायत। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम समेत अपोजिशन जमातों ने बिल पेश करने की मुखालफत की। बैरिस्टर सैफ और JUI के मौलाना अताउर रहमान में एक जबरदस्त झड़प हुई। डर किस बात से रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? मेजॉरिटी सेनेट में आपकी है। अपनी मुर्गी को कंट्रोल करो कि तुम्हारी मुर्गी पड़ोसी के घर जाकर अंडे ना दे। मत करो पड़ोसी के ऊपर ताने और इल्जाम तराशियां, ये तुम्हारी मुर्गी का कसूर है। अपने मेंबरान को काबू रखो, इंशाल्लाह तुम कायम दायम रहोगे। ये ना हो कहीं स्लिप हो जाएं। जो यहाँ बातें कर रहे हैं ये मोहरे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अच्छी दिहाड़ी मिलेगी आज इनको। हमें रोकने वाले कौन होते हैं? मिनिस्टर साहब, आप हमें नहीं रोक सकते। मौलाना साहब, आप बैठ जाएं। मौलाना आप हमें नहीं रोक सकते। मौलाना साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी इस हुकूमती कोशिश पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। इन्हें मालूम है कि ये कुछ भी नहीं होगा। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए या NFC को तब्दील करने की कोशिश करे या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं। किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। हम इस फेडरेशन का ये फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, जिसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। हम 3A को रिविजिट करने के लिए तैयार हैं। तमाम तर टैक्स कलेक्शन जो है वो सूबों को दे दी जाए। शब खून मारा जा रहा है अवाम के हुकूक पर और जमहूरियत के दिल पर। वफाक है जो फिसड्डी है। वफाक ने कोई अपना टारगेट नहीं मीट किया मसूलियत का। और आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहादी बैरिस्टर सैफ ने बिल लाने की कोशिश ऐसे वक्त में की जब कई वुज़रा के बाद खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी 18वीं तरमीम के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं।
NFC अवार्ड में सब कुछ सूबों के पास चला गया है, सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे ही बैंकक्रप्ट है। 18वीं तरमीम के बाद सेंटर के हालात क्या हैं? 3,500 अरब में 2,500 अरब सीधा सूबों को चला जाता है। 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीज़ें इन्होंने जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। कई चीज़ें ये गलत कर बैठे हैं। जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो, वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। NFC अवार्ड जो है उसके अंदर एक एनॉमली है, सूबों को चला जाता है 65%। शुरू ही होता है फेडरेशन 700 अरब रुपए के खसारे से। जाहिर है कि बैरिस्टर सैफ ये बिल PTI की हिमायत से ही लाए थे कि उसके साथ ही लाएं। इसके बावजूद बिल मंजूर होना तो दूर की बात है, बिल पेश तक नहीं किया जा सका। ये हुकूमत के लिए सियासी हजीमत के सिवा कुछ नहीं है। सेनेटर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं। अपोजिशन को ज़ाहिर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन बरमला इस बात का इजहार कर रही है कि 18वीं तरमीम में किसी भी किस्म की मुजब्बज़ा छेड़छाड़ किसी सूरत कबूल नहीं होगी। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि NFC अवार्ड में तरमीम की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई और बुनियादी एतराज़ात हैं क्या? कुछ एतराज़ात तो हमने सुनवाए भी, वज़ीर आज़म साहब को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आपसे हम ज़रा एलाबरेट चाहेंगे कि आप कर दें। फेयर, इक्विटेबल एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पर मबनी है, जिसकी बुनियाद में ये उसूल है, उस उसूल को बेसिकली पामाल करने की कोशिश की गई है। चूँकि आपने दीगर सूबों को भी एक ख़ास मिकदार से कम नहीं दे सकते और उनसे ज़्यादा ही देना पड़ेगा, इसलिए वो ज़रूरतमंद सूबा जो है वो उस इमदाद से महरूम रह जाएगा जो उसकी ज़रूरियात के मुताबिक है। जब ये पॉइंट उठाया तो मेरी जो बुनियादी सोच थी वो ये थी कि पार्लियामेंट को इस इशू पर बहस करनी चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए, और ये नहीं है कि ज़रूर तरमीम करे, लेकिन कम से कम इसको कंसिडर ज़रूर करे और इसमें कोई बेहतरी अगर आ सकती है तो उस बेहतरी के लिए कोशिश की जाए। माशियात की ज़ुबान में इसको हॉरिजॉन्टल फिस्कल बैलेंस कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो चुका है और हॉरिजॉन्टल फिस्कल बैलेंस की बजाय हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, और इसको दूर करने का ये एक रास्ता है कि आर्टिकल 3A को चेंज करके NFC को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए उन हालात को जिस वक्त अवार्ड दिया जाएगा उस वक्त के हालात को देखते हुए वो एक आज़ादाना फैसला कर सके। चलिए, ये तो आपने रीजनिंग बता दी। सेनेटर साहब ये भी बताएं कि, और ये ज़रा अजीब सी बात है कि सेनेट में हुकूमत की पोजीशन इतनी कमज़ोर भी नहीं कि बिल बहस के लिए पेश ही ना हो सके। ऑब्वियसली ये तो हुकूमत के लिए अच्छा नहीं हुआ, तो इस नाकामी की क्या वजूहात हैं? ये हुकूमत का बिल था ही नहीं, ये मेरा ज़ाती बिल था, मेरी पार्टी का बिल भी नहीं था, ये हुकूमत का बिल नहीं था, इसलिए इसका डिफीट होना जो है वो हुकूमत के खाते में नहीं जाएगा। वो मेरी एक ज़ाती जो है कोशिश थी जो कि नाकाम हो गई। अब बात यह है कि जहाँ तक तादाद का ताल्लुक है, सेनेट में हुकूमत की तादाद नहीं है, हुकूमत माइनॉरिटी में है। तकरीबन 8 लोग जो हैं वो हुकूमती बेंचेस के कम थे, तो अपोजिशन को जो है जब वोटिंग पे बात चली गई, क्योंकि माहौल खासा तल्ख हो गया और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये क्लियर बात थी कि ये बिल जो है ये डिफीट ही होगा। लेकिन जो चीज़ मैं चाहता था, मैं समझता हूँ मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। मैंने 18वीं तरमीम पर बहस का आगाज़ कर दिया। मैं अगले हफ्ते फिर बिल लेकर आऊँगा, अगले हफ्ते फिर मैं किसी और इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, सेनेट के किसी और इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए डिबेट उठाऊँगा। मैं भी इनका पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये दलाइल के साथ आकर कौम को साबित ना करें कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो कानून, आईन और सियासी दलाइल की बुनियाद पर गलत है। ये एक्सपोज हुए, इंशाल्लाह ये कब तक एक्सपोज होते हैं, वो बचते रहेंगे 4-5 वोटों 6 वोटों की बर्तरी से। मैं बार बार इनको ये चैलेंज करता रहूंगा, और अभी तो मैंने और भी बड़ी तरमीम का मुतालिया शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह करीब फ्यूचर में आप देखेंगे कि काफ़ी तरमीम आएंगी। चलें बैरिस्टर साहब, आप बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं ना, तो हम ये मान लेंगे कि ये आप ज़ाती नौयत में ही, ज़ाती हैसियत में ही बिल लेके आए हैं। अब जरा कोरोना की जी, बिलावल साहब ने कल ज़रा धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताबड़तोड़ हमले किए हैं हुकूमत पर, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मातहत सूबों में कोरोना टेस्टिंग की तादाद पर बिलावल ने संजीदा सवालात उठाए हैं और बिलावल की हुकूमत पर जानबूझकर कोरोना टेस्ट कम करने का इल्ज़ाम आयद किया है, और उन्होंने इमरान खान
को बतौर वज़ीर आज़म हर पाकिस्तानी की सेहत, ज़िंदगी और मुल्की मईशत के लिए ख़तरा करार दिया। बिलावल ने चैलेंज दिया कि वफाकी हुकूमत कोरोना टेस्टिंग सिंध के बराबर करके दिखाए। सिंध का जो पर कैपिटा टेस्टिंग है, मैं चैलेंज देता हूँ PTI की हुकूमत को, पंजाब हो या KP, आपका पर कैपिटा टेस्टिंग रेट सिंध का बराबर को लेकर आए। कोविड में कोविड के मुतासरीन को लोकेट करने की तो कोशिश करे। कहते हो आप काम कर रहे हो, उस पे दुनिया को लीड कर रहे हो। अगर आप दुनिया को लीड कर रहे हो तो आपका कोशिश होना चाहिए कि हर जो मुतासरीन है उसको आइडेंटिफाई तो करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा जब टेस्ट कम होंगे तो जाहिर है कि कोरोना का ग्राफ नीचे ही आएगा। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में टेस्टिंग बढ़ाने का कह रही है और हमें टेस्टिंग बढ़ाने का कह रही है और वफाक की टेस्टिंग कम कर रहा है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जवाब में कहा कि WHO की हिदायत के मुताबिक टेस्ट हो रहे हैं। पंजाब में केसेस की तादाद नीचे आई है। और वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो पर जवाबी इल्ज़ामात भी लगाया और उसका भी एक सिलसिला है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी ज़रा टेस्टिंग के हवाले से हम बात करना चाहते हैं क्योंकि बेनज़ीर शाह जो हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बड़ा उन्होंने काउंट रखा हुआ है ना कि किस सूबे में कितने टेस्ट हो रहे हैं, पर मिलियन किस सूबे ने कितने टेस्ट किए हैं और पंजाब में कितनों को टेस्ट किया गया, बेनज़ीर से मेरा ख्याल है यही पूछने, क्योंकि अभी हमने यास्मीन राशिद साहिबा से सुना है कि वो कह रही है कि बिल्कुल जितने हदायत की गई हैं WHO की तरफ से उतने ही टेस्ट हो रहे हैं। बेनज़ीर, इज दैट राइट? देखिए, पहले तो हुमा और अब्दुल्ला, मैं आप लोगों को क्रेडिट देना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से आपका वाहिद शो है जो अभी भी इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और क्योंकि हमें हुकूमत से यही अब नैरेटिव आ रहा है कि केसेस में 30% के करीब कमी आई है, लेकिन हुकूमत हमें ये नहीं बता रही कि टेस्टिंग में भी 30% के करीब कमी आई है। जून 19 से लेकर अब तक 30% हमारी टेस्टिंग में कमी आई। जहाँ तक WHO की बात है, कल बल्कि एक स्टडी आई है, CDC अमेरिका की एक अदारा है, उन्होंने कहा है कि 40% लोग जो होते हैं जिनको ये वायरस होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे टेस्टिंग बढ़ाने के बजाय हम लोग टेस्टिंग कम कर रहे हैं। हम उन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को जिनसे वायरस फैलता है उनको ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी हमने लाहौर में कुछ हॉटस्पॉट्स बंद किए जहाँ पे ज़्यादा केसेस थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में और भी कुछ ममालिक में जब उन्होंने हॉटस्पॉट्स बंद किए जहाँ पे उनको लगा ज़्यादा केसेस है, तो उन्होंने उन एरियाज़ में क्या किया? उन्होंने उन एरियाज़ को सील किया। उसके बाद उन्होंने उस एरिया के अंदर ही टेस्टिंग सेंटर्स बना दिए ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। और फिर वो क्या करते थे कि डोर टू डोर जाते थे, लोगों को ढूंढते थे, उनसे पूछते थे आप में कुछ सिम्टम्स हैं, अगर नहीं आपके किसी पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट बेनज़ीर में जो लाहौर में हॉटस्पॉट बंद करने थे ना, ये तो बिल्कुल मजाक सा था क्योंकि मेरा अपना लाहौर में मोहल्ला भी बंद था और काफ़ी इलाके बंद थे। और मैंने जब पूछा तो कह रहे जी अगर 3 रास्ते जाते हैं तो बस 2 बंद कर दिए, 1 खुला है, वहाँ से भी 1 वे कर दिए, तो बस सब आ जा रहे थे। ये नाम का सील था इलाका ऑलमोस्ट। नहीं, देखिए, आपने सील भी कर दिया, लोग तो खैर फिर भी रास्ता कोई ना कोई ढूंढेंगे तो निकलने के लिए आपने सील कर दिया, लेकिन उसके बाद खोलने से पहले आपको टेस्टिंग अपनी बढ़ानी चाहिए थी ताकि आपको पता चले कि इस एरिया में टेस्टिंग केसेस कम हुए हैं, तो फिर आप जाके खोलते हैं ना। होना तो ये चाहिए था। पंजाब में ये हो रहा है, कैपेसिटी 17,000 है, 17,000 से भी ज्यादा पंजाब की कैपेसिटी है टेस्टिंग की, लेकिन टेस्ट रोज हो रहे हैं 7,000, 8,000। अब मैं आपको सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स का बताऊं, हेल्थ केयर वर्कर्स, इन्फेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर्स 19 जून से चेंज ही नहीं हुए, वही नंबर है। क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स को अब टेस्ट ही नहीं कर रहे। पैसेंजर्स हमने टेस्ट करना बंद कर दी हैं, जेलों में हमने कैदी टेस्ट करना बंद कर दिए हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को हम अभी भी टेस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, ये अभी भी आप हुकूमत की पैसेंजर्स वाला आते हैं जब लोग, अब इंटरनेशनल फ्लाइटें भी आ रही हैं जाहिर है और डोमेस्टिक तो चल ही रहा है सिलसिला, तो इंटरनेशनल फ्लाइटें जो आ रही हैं उसमें किसी को टेस्ट करते हैं या बस थर्मल स्कैनर से गुजार के घर से भेज देते हैं? क्या हो रहा है अब? पंजाब में जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक तो नहीं टेस्ट करते, उसके मुताबिक आपको वो एसिम्प्टोमेटिक समझ के घर भेज देते हैं। अच्छा, जो पंजाब से अदाद-ओ-शुमार आता है उसमें लिखा होता है टू बी ट्रेस्ड पैसेंजर्स और उनके आगे लिखा होता है एसिम्प्टोमेटिक, मतलब आपने एक तरह से खुद ही फैसला कर लिया कि ये एसिम्प्टोमेटिक होंगे, उनको टेस्ट नहीं किया जाता। अच्छा, ये पंजाब की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो वफाक से आई है, ये तो मरकज से आपकी स्ट्रैटेजी आई है कि अब आपने पैसेंजर्स जो है मुसाफिर है उनको टेस्ट नहीं करना, तो आप ना ही पैसेंजर्स करें जो हजारों की तादाद में रोज आपके सूबे में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स, और फिर वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं।
एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट। और ये वो पैसेंजर्स हैं जो कि ऑब्वियसली कहीं फेडरल से उठ के सिंध आ रहे हैं, सिंध से उठ के पंजाब जा रहे हैं, तो ये क्रॉस बॉर्डर सारा कुछ हो रहा है। बेनज़ीर, टेस्टिंग के हवाले से ही पंजाब के हवाले से कुछ फिगर्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि टेस्टिंग सलाहियत कितनी है पंजाब की, बिकॉज वी वांट अ बिट ऑफ ए कंपैरिजन, हम ट्राई कर रहे हैं और सिंध और पंजाब का कंपैरिजन दें। बिल्कुल, आईसीयूज की क्या हालात हैं, बिकॉज उसकी कितनी तादाद है, क्या बढ़ाए गए हैं कि नहीं, उससे भी एक सेंस हो जाती है कि नंबर्स आर गोइंग अप और कमिंग डाउन। तो ये आप थोड़ा सा कंपैरिजन अगर दे सकें। देखिए, ये कंपैरिजन WHO करती है और WHO की रोज़ आती है एक रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में, और उनके मुताबिक आबादी के हिसाब से देखा जाता है आप कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं। और आबादी के हिसाब से इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है, उसके बाद सिंध है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है, उसके बाद पंजाब है, और पंजाब कभी KP से भी कम टेस्टिंग करता है। देखिए, आप अपनी आबादी के हिसाब से देखते हैं ना, पंजाब की और सिंध की आबादी में बड़ा फ़र्क है। तो सिंध अपनी आबादी के हिसाब से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है। हाँ, सिंध अपनी टेस्टिंग और बढ़ा सकता है क्योंकि सिंध की कैपेसिटी अभी भी 13,000 है और वो 10,000 के करीब रोज़ की टेस्टिंग करती है। पंजाब उल्टा 17,000 कैपेसिटी है, लेकिन 7,000, 8,000, 7,000, 8,000 इससे आगे बढ़ता नहीं है। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है मुझे बेनज़ीर साहबा इसमें। जी अब्दुल्ला यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, पिछले महीने असद उमर साहब ने एक बयान दिया था, बड़ा अहम था। उन्होंने कहा था कि जुलाई की एंड तक हम 1 लाख टेस्ट कर रहे होंगे दिन के। आपने कल सिर्फ 21,000 टेस्ट किए, उससे एक दिन पहले आपने 22,000 टेस्ट किए और आज की तारीख देख है, तो एंड ऑफ द मंथ क्या हम 1 लाख टेस्ट कर पाएंगे? और डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी कहा था, और वो भी होपफुली जरा जल्दी रिकवर हो जाए। मुझे एक बात बताइए, जब हम कहते हैं टेस्ट नहीं हो रहे तो शायद मे बी पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक टेस्ट, ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है ना इसमें, या फिर लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत से इलाकों में तो ऐसा भी हो रहा है कि लोग टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, उन्हें 2-2 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, कहते हैं जी हमारे पास स्लॉट नहीं है, हमारे पास बुक है, अगर टेस्ट हो गए तो 2-2 हफ्ते बाद रिपोर्ट आ रही है। क्या सिलसिला है? क्या पंजाब में लोगों ने खुद से टेस्ट कराने छोड़ दिए हैं? एंड देयर इज अ लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिनको अभी भी वही शक है कि हम टेस्ट कराने जाएंगे तो हमें लगा देंगे। यस, आई मीन ये माइंडसेट भी चल रही है। तो आर दीज ऑल द रीजंस? ये कुछ रीज़न ये हैं कि आप अभी भी, जैसे मैंने पहले कहा था, आप गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे फ़ोन करें तो वो आपसे अभी भी पूछते हैं कि आपके सिम्टम्स हैं या नहीं है। अगर सिम्टम्स नहीं है वो आपको टेस्ट नहीं करते। चाहे आप कहें कि मेरा एक पॉजिटिव पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, वो फिर भी आपको टेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा रीज़न जो डॉक्टर्स मुझे ज़्यादातर कह रहे हैं वो ये है कि अभी भी लोग डरते हैं, और मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ कि अगर आप उनसे कहो टेस्ट कराएं तो वो कहेंगे नहीं भाई, हमने नहीं जानना कि हमें कोरोना वायरस है या नहीं है, हमने टेस्ट नहीं कराना। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, और मेरे ख्याल से आपके शो पे भी इस पे बात होनी चाहिए, कि लोग टेस्ट से बड़ा डरते हैं। उनको लगता है इससे बड़ी तकलीफ होती है, ये बड़ा पेनफुल किस्म का टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट ही नहीं कराना चाहते। और इस पे काफ़ी ज़्यादा बाहर भी शोज हुए हैं लोगों को, ताकि कंफर्टेबिलिटी लेवल बढ़ाने के लिए कि ये इतना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है लेकिन पेनफुल नहीं होता प्रोसेस। एक ये भी वजह है जिसकी वजह से नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद, ये तो हुकूमत से हमें पूछना चाहिए ना कि आप टेस्टिंग बढ़ाने के लिए क्या करें। चलें, अगर कल 1 लाख टेस्ट कर रहे हो पूरे मुल्क में और फिर भी अगर आपके 2,000 केसेस आ रहे हैं तो फिर तो हम कह सकते हैं केसेस में बहुत कमी आई है। लेकिन अगर आपकी टेस्टिंग कम हो रही है और केसेस भी कम हो रहे हैं तो फिर तो ऐसे लग रहा है कि आप करना ही नहीं चाह रहे, जानना ही नहीं चाह रहे कि केसेस कितने हैं मुल्क। अच्छा बेनज़ीर, ये भी बताइएगा, पिछली ईद पे तो हमने देखा कि बहुत ही स्पाइक हुआ कोरोना पॉजिटिव केसेस में आफ्टर ईद। ऑब्वियसली आपको पता है कि वो लॉकडाउन भी नाम का ही रह गया था, हर चीज़ तो खुल गई थी, एयर ट्रैवल स्टार्ट हो गया था, सो पीपल वर गोइंग ऑल ओवर पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली टेकिंग कोरोना विद देम। अब दोबारा ईद आ रही है, उस हवाले से कोई SOPs पे बात हो रही हो पंजाब में, या फिर जैसे लॉकडाउन की बात हो रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, तो उन दिनों के लिए भी जी जैसे 3 दिन जी लॉकडाउन में हम जाएंगे, कोई इस किस्म का सेंस तो लोगों के जमा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, SOPs पे बात हो रही है, हमें पंजाब हुकूमत से वो भी आता है, एक मैप भी आता है कि यहाँ पे कैटल मार्केट्स होंगी, यहाँ पे नहीं होंगी, यहाँ पे बाजार लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन फिर बात यही हो जाती है, इनको अमल दरामद, इनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा इन SOPs को? ये तो हुकूमत का काम है। ये सिर्फ आप लोगों पे तो आपने छोड़ दिया, डॉक्टर्स को आपने कहा आप जिहाद लड़ें, लोगों से आपने कहा आप SOPs फॉलो करें, तो फिर हुकूमत का क्या काम है? आपको याद होगा डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने हमें कहा था, चले आजकल तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था हम रोज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे और लोगों को अदाद-ओ-शुमार बताएंगे। वो कितने हफ्ते हो गए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, आप लोगों को अपडेट ही नहीं कर रहे।
लोगों को डेटा ही नहीं बता रहे, तो लोग इसको सीरियसली नहीं दे रहे। आज अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे कम लोग नजर आते हैं जो मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि उनसे जब आप बात करो वो कहते हैं कि शायद वायरस खत्म हो गया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से नैरेटिव तो यही आ रहा है ना कि शायद हम ये जंग जीत गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें रोज, कल मैं मुराद सैयद साहब को भी सुन रही थी और यास्मीन राशिद साहिबा को भी, हमें रोज ये कहा जाता है कि हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है और हमारे केसेस में कमी आ रही है और हम एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जब आप WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने और जब वो लिस्ट देते हैं उन ममालिक में जहाँ पे बेहतरी आ रही है केसेस में, उसमें हमारा नाम शामिल नहीं है। लेकिन वो मुराद सईद को पता होता है, मे बी ही हैज़ अनदर लिस्ट। WHO के पास जो होगी वो मुराद सईद साहब के पास नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका बेनज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद थी। और एक्चुअली यही मसला है कि आप इर्द गिर्द देखें, फॉर इंस्टेंस हुमा अब जुमे की नमाज पे भी ज़ाहिर है अपने पूरे प्रिकॉशन के साथ मैं भी जाता हूँ, तो हार्डली कुछ लोग नज़र आते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है और बाकी किसी ने मास्क नहीं पहना। एंड नाउ बेहतर तो आप भी हमें बता सकते हैं, प्लीज़ डू राइट इन टू अस। इस वक्त हम ब्रेक लेने लगे हैं, आप हमें लिखें और आप बताएं हमें कि क्या आपको भी वो सेंस लग रही है कि लोगों में वो इमरजेंसी की फीलिंग खत्म हो गई है और वो ये समझ रहे हैं कि कोरोना ही खत्म हो गया, वेरस अब हमें सेकंड स्टेज पे आ जाना चाहिए। मास्क शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। अच्छा जी, द न्यू नॉर्मल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, कल आपको पता है ना टॉप ट्रेंड क्या था? जी, वही मैं आपको बता रही थी। तो फिर आप हैरान थी कि भी क्या हो गया, तो फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हुआ। एक्सप्लेन तो किया था जी ट्विटर पे। आसिम अजहर who was here actually जब when I wasn't here actually, हाँ 2-3 दिन पहले, बिल्कुल मैं नहीं थी, बिल्कुल तो वो आए हुए थे, so he was trending। ये लीजिए आपने देख भी लिया। और हानिया आमिर, both of them were trending because आपने पिछले कुछ सालों से समझा होगा कि ये दोनों साथ हैं, लेकिन आपकी आंखों का धोखा है, ये इनका कसूर नहीं है क्योंकि ये कह रहे हैं हम साथ नहीं हैं। अच्छा, we always thought they are together। और आसिम जब आए हुए थे, अभी इसी मंडे की बात है, और हमने उनसे पूछा कि आप फिल्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बड़ी ख्वाहिश है लोगों की कि हानिया और मैं इकट्ठे फिल्म में आए। हाँ, तो वैसे दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स और हुआ भी यही कुछ है। आपको बताएं कि ऑब्वियसली अच्छा, ये हमें इससे पहले नहीं पता था हुमा कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स। ये हमें हानिया ने क्लियर किया है। तो यही तो इसीलिए तो ये ट्रेंड कर रहे हैं जी। ये एक वीडियो चैट हुई है हानिया और सिंगर आयमा के बीच में, और जिसमें हानिया ने बड़ी क्लैरिटी से ये बता दिया कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड दैट इज इट। तो लिहाजा इसके अलावा एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। ओके, वैसे जो है ना, आयमा के लिए भी एक न्यूज़ थी और उनके लिए भी एक शॉक था, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता था, बिकॉज एंड वी हैव सीन आयमा एंड आसिम एंड हानिया टुगेदर एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। सो अगर ये वाकई नई बात थी और इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो आयमा को तो पता होना चाहिए था। सो मुझे इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मानी खेज आयमा बेग का रिएक्शन लग रहा है। बिकॉज यू डोंट बिलीव हानिया, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट। क्योंकि अगर आयमा को भी नहीं पता था, शी बीइंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड, एज इन जो हमें पिक्चर्स सोशल मीडिया से नजर आता है, तो फिर क्या आप हमेशा से ही दोस्त थे या नहीं थे? वी हैव डिवोटेड इनफ टाइम ऑन दैट। ये जो खबर थी वो हमने आपको बता दी कि ये ट्रेंड क्यों कर रहे थे। सो नाउ यू नो व्हाई दे वर ट्रेंडिंग। अब्दुल्ला, आगे चलें। अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाना चाहिए और इंशाल्लाह होपफुली ये भी आगे बढ़ जाएंगे दोनों, बिकॉज दे स्टिल वेरी यंग एंड अ लॉन्ग वे टू गो। बड़ी परेशान कुन बात है और मैं बड़े दिन से सोच रहा था इस पर बात करूं, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो कि खुला दूध इस्तेमाल करते हैं, डब्बे वाला दूध इस्तेमाल नहीं करते। और हमारा यूजुअली दूध वाला हर रोज़ दूध दे जाता है और महीने के एंड में एक बिल आता है, और वो बिल हमारी 4 लोगों की फैमिली के हिसाब से भी ठीक ठाक होता है। और मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा दूध नहीं पीता है, इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं पीता। तो मैं ये सोच रहा हूँ अब इतना महंगाई हो गई है तो उसके बाद गरीब आदमी क्या करेगा। कराची में दूध की बढ़ती कीमतों ने महंगाई के सतह आवाम को एक और झटका दिया है। अच्छा हुमा, बस हो गया मेरा बैठे, मैं आपको उस कहानी बता रहा हूँ। हाँ, ये इक़दामात बस नुमाइशी हैं। कराची में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है, लेकिन दूध 110 रुपये में लोग एटलीस्ट खरीद रहे हैं। अब चंद दिन पहले दूध 120 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया। शहरी इंतजामिया ने वही किया जो हर बार करती है, दुकानें सील की, जो जुर्माने किए। डेयरी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर को हिरासत में लिया और फिर छोड़ दिया। शाकिर गुज्जर का कहना है कि हुकूमत ने उनकी बात ना सुनी तो अगले माह दूध 135 रुपये फ़ी लीटर कर देंगे। दूध का रेट वापस नहीं लेंगे। ये ख्वाह दुकानें सील कर दें और अगर ये ज़्यादा प्रेशर करेंगे हम पे, हम रोडों पे अपनी भैंसें लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जी हम मेहरान हाईवे, हम रेलवे ट्रैक, हम नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे पे बेक वक्त भैंसें लाएंगे और पूरा ब्लॉक कर देंगे। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन करे ना, क्यों नहीं नोटिफिकेशन करते हैं? अगर कमिश्नर साहब हमसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें दरमियान में हम कर लेंगे। बसूरत दीगर हम मजीद 15 रुपये का अगले माह इजाफा करेंगे और आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये तो और ये ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ थ्रेट।
कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शिलवानी साहब, कराची में दूध की कीमतें अचानक बढ़ना शुरू हो गई हैं, पूरी हमने एक डिटेल दी है, कहीं की कहीं पहुंच गई हैं अब तो, और लगता है कि और भी बढ़ेंगी। तो आप सब मामलात को देख रहे हैं, ये दूध फरोशों की मुनाफाखोरी का मामला है या वाकई कोई ठोस वजूहात हैं, ताकि हम ज़रा क्लैरिटी इसमें हो जाए। देखिए जी, ये दूध जो नोटिफाई हुआ था जो है 94-94 रुपये, अब इस पे ये नोटिफिकेशन हुई है। इस नोटिफिकेशन को पिछले मेरे ख्याल में 2-2.5 साल से नहीं बदला गया है और ना ही मेरे ख्याल में अब तक ज़रूरत है कि इसको बदला जाए। अगर ये इस पे लोग मुनाफा कमा रहे हैं और ख़ुद अपने तौर से इसको बढ़ा के दूध बेच रहे हैं, गलत है, गैर कानूनी है। इसके ख़िलाफ़ हमने पिछले 3-4 दिन में एक्शन लिए हैं, काफ़ी दुकानें सील हुई हैं, काफ़ी जो ये मुनाफाखोर हैं उन पर जुर्माने हुए हैं और ये होते रहेंगे। लेकिन इसमें ये किसी वक्त भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अपनी मर्ज़ी से ये लोग कीमतें बढ़ा दें और लोगों के साथ मुनाफा। शिलवानी साहब, आई एम सॉरी बट आई थिंक यू आर लिविंग इन अ पैरेलल वर्ल्ड, क्योंकि आपको ये हक़ाइक़ का बिल्कुल नहीं पता। 94 रुपये अगर नोटिफिकेशन है गुज़श्ता 2-2.5 साल से, तो आप क्या समझते हैं कि गवालों के एक्सपेंसेस नहीं बढ़े हैं, बिजली नहीं बढ़ी है, चारा की कीमत नहीं बढ़ी है, जानवरों को पालने के एक्सपेंस नहीं बढ़े हैं? ये सब इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल ना कि 94 रुपये के 2.5 साल से आपने नोटिफिकेशन जारी करके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि 94 रुपये पे कहीं मिल रहा होगा, और कहीं नहीं मिल रहा 2 साल से। बिल्कुल नहीं मिल रहा, बढ़ भी गया और धमकी भी है साथ के, मजीद भी बढ़ेगा। तो बात तो इधर अभी खत्म भी नहीं है। आप किस दुनिया में हैं? अब ये बता दीजिए कि अब इंतजामिया अपने एक्शन ले रही है, लेकिन दूध फरोश भी डट गए हैं, वो दूध अपनी मर्जी की कीमत पर बेचेंगे। जाहिर है दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है, क्या कीमत मुकर्रर की जाए, बिकॉज 94 रुपये पे तो कोई नहीं बेच सकता दूध, उन्होंने भी कह दिया। अब इसका कोई हल तो निकाले ना कि 120 तक भी बात ना जाए, कहीं 105 जहाँ मिल रहा था वहीं मिलता रहे, 110 जहाँ 107 मिल रहा है वही मिलता मिडिल रहे। ग्राउंड हो, सारे राजी हो जाए। देखिए जी, इसमें आपको मालूम है कि दूध जो बेचने वाले हैं वो सिर्फ एक रिटेलर नहीं हैं, वो तकरीबन 3 किस्म के लोग हैं। सबसे पहले डेयरी फार्मर्स हैं, फिर होल सेलर्स हैं और उसके बाद फिर रिटेलर्स हैं। अब ये रिटेलर्स हैं, इनके पास तो जी अपनी रसीद होती है। अगर आपने दूध लिया तो आपको पता चल गया आपने 90 रुपये का है, 94 का है, 100 का है, 120 का है। लेकिन जब ये होल सेलर रिटेलर को बेचता है उसकी कोई रसीद नहीं है, जो डेयरी फार्मर होल सेलर को बेच रहा है उसकी कोई रसीद नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इन लोगों को, ख़ासतौर पे डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स को टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। ये हम इंशाल्लाह ये टेकअप कर रहे हैं विद द प्रोविंशियल फाइनेंस डिपार्टमेंट और फिर इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट से भी वो इसको टेकअप करेंगे कि हमारे जो इतने ये जो डेयरी फार्मर्स हैं और ये चले। ओके शिलवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हमने बात सुन ली। हम कराची में बढ़ी हुई दूध की कीमतों की बात कर रहे हैं। डेयरी फार्मर्स के सदर शाकिर गुज्जर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाकिर साहब, अभी कमिश्नर साहब से हम बात कर रहे थे, हमें ये भी बात समझ आती है कि अगर 2-2.5 साल से 94 रुपये फी लीटर का नोटिफिकेशन है तो उसको भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर है आप लोगों के खर्चे भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और 94 का नोटिफिकेशन तो था, लेकिन 94 पे दूध तो कहीं नहीं मिलता था, लेकिन ये 120 तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अचानक से क्यों इतनी कीमत बढ़ा दी और अब आप फिर कह रहे हैं कि और बढ़ाएंगे अगर बात ना सुनी तो? देखिए जी, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ चुका है। जिस तरह अजनास की कीमतें या महंगाई आम अवामुल नास के लिए बढ़ी, डेयरी फार्मर्स के लिए भी बढ़ी। और कमिश्नर साहब की ये तो मंतक हमें समझ ही नहीं आती कि जी 3.25 साल से नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं किया, जोर ज़बरदस्ती 94 रुपीज़ पे दूध फरोख्त कराने की कोशिश की जा रही है, पर पिछले पूरे साल 110 रुपये लीटर दूध फरोख्त होता रहा। जाहिर सी बात है ये नाजायज की गई तो फरोख्त हुआ, तो हमें कोई जाहिर है मतलब आप लोगों ने करना था तो किया ना। वो 94 पे तो नहीं इंसिस्ट कर सके, 110 ही 105 110 इसी तरह मिलता रहा हर जगह। अच्छा ये भी बता दीजिएगा शाकिर साहब कि आगे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे भी आपका बढ़ाना है 15 रुपए जो इरादा आप लोग रखते हैं, ये करना है आपने या फिर इंतजामिया से कोई बात हो रही है और कोई कंसेंसस बीच में हो जाए कि बस इतना बढ़ेगा और इसी पे रहेगा? असल में भी बहुत मोहतात इजाफा किया गया था अवामुल नास की मुश्किलात को देखते हुए। इस वक्त दूध की जो सिर्फ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है डेयरी फार्मर एट फार्म गेट पे वो 123 रुपया फी लीटर है और इजाफा सिर्फ किया गया 10 रुपये लीटर का। और जाहिर सी बात है, हमें पता है कि कमिश्नर कराची हमसे बात जरूर करेंगे और उन्हें बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, नाक़े ताकत के इस्तेमाल का। और जाहिर सी बात है कमिश्नर साहब जैसे कह रहे हैं कि जी नाजायज मुनाफाखोरी, तो इसे नाजायज मुनाफाखोरी नहीं, इसे डेयरी फार्मर्स का इस्तेहसाल कहते हैं। शाकिर साहब बताइएगा, अभी कितने में दूध आप बेचेंगे तो वारे में आएगा? रिटेलर कितने में दूध बेचेगा तो सबको नुकसान नहीं होगा? देखिए कि पहले मरहले में तो जो हमने इजाफा किया है हम इसी पे एक्सटेंड करेंगे
और कमिश्नर साहब से बातचीत का इंतजार 120 रुपए आप कह रहे हैं? 120 रुपए तो फिलहाल 120 और मजीद इसमें बतदरीज इजाफे का फैसला हमने कर लिया। सर वैसे डायरेक्ट 10 रुपए फी लीटर इजाफा ज्यादा नहीं है? नहीं बहुत कम है ये इजाफा। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाकिर गुज्जर साहब कह रहे हैं कि ये तो हमने बड़ा मोहतात इजाफा किया है, ऑल्दो सीधा 10 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। आप तसव्वुर करें कि जिस आदमी के 3 या 4 बच्चे हैं और सारे दूध पीने वाले लोग हैं, उनका तो 10,000 रुपए महीने का दूध का बिल आ जाएगा अगर दही वगैरह भी इससे बनाते हैं, तो बाकी खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? अच्छा जी, लेकिन लगता है कि अभी बातचीत होगी और होपफुली कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये तो दिस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग बाय द वे। या सो वी विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट दैट लेटर इन द शो। पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे एनएफसी अवार्ड की और 18वीं तरमीम की। बिल्कुल, थैंक यू। मैं थोड़ी सी उसकी वैसे एक डिटेल देने लगी थी, लेकिन उसी पे हमने बात करने और वादा किया था कि ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी लेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर और बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हुकूमत का कहना है कि एनएफसी अवार्ड पर बहस कराने में कोई हर्ज नहीं, आखिर आप लोग इसके मुखालिफ क्यों हैं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। पार्लियामेंट तो ऑब्वियसली होती है इसलिए कि उस पर डिस्कशन की जाए, डिबेट की जाए। कल एक्चुअली बैरिस्टर सैफ साहब की जानिब से सेनेट में एक बिल जमा कराया गया, जिस बिल में उन्होंने कहा कि एनएससी वार्ड में तरमीम होनी चाहिए और तमाम अपोजिशन की जमातों ने उस बिल को रिजेक्ट किया। सेनेट में उसके ऊपर बाकायदा वोटिंग हुई और यूनानिमसली जो पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें, सिर्फ यही नहीं पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून, JUI, मेंगल साहब की पार्टी, बलूचिस्तान की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, ANP, सब ने मिलकर इस चीज को रिजेक्ट किया और तमाम जमातों की पोजीशन इस वक्त एक है। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये ऐसा मौका नहीं है कि जिनमें आप ऐसी बहस छेड़ें जिससे वो हमारी प्रोविंशियल फॉल्ट लाइन्स जिनके ऊपर मरहम रखा जा चुका था, अगर हम इन हालात में उनको छेड़ेंगे तो उसके नताइज अच्छे साबित नहीं होंगे। वज़ीर आज़म कंसिस्टेंटली कंसेंसस क्रिएट करने में नाकाम रहे। उनको ज्यादा तवज्जो इस चीज पर देनी चाहिए कि वफाकी हुकूमत किस तरीके से अपने मामलात को बेहतर करे, टैक्स बेस को इंक्रीज करे और जितने रिकॉर्ड कर्जे उन्होंने अपनी दौरान हुकूमत उन्होंने लिए हैं उसके लिए अब सूबों के ऊपर कटौती लगाना मेरे खोखर साहब, फिलहाल तो हुकूमत बिल पेश करने में नाकाम ही रही है, लेकिन आगे क्या जमानत है? क्या अपोजिशन अरकान इधर उधर नहीं होंगे? आर यू श्योर अबाउट इट? माजी की मिसालें तो सारी आपके खिलाफ ही हैं। बिल्कुल, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ऐसा हुआ है कि अपोजिशन के अरकान जो है उन्होंने अपनी पार्टीज को लेट डाउन किया है, लेकिन ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें कोई छोटी बात हो। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर लोग बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं और खुसूसन छोटे सूबे हैं, वहाँ पर ये बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू है और अगर हुकूमत इसको छेड़ने की कोशिश करती है, सूबों के जो वसाइल हैं उनको उनके अंदर कमी लाने की कोशिश करती है, तो जिन सूबों में उनकी अपनी हुकूमत है वहाँ पर भी बहुत बड़ी एहतजाजी तारीख उठ सकती है। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये प्रोविंशियल फॉल्ट लाइन्स को बड़ी मुश्किल से हमने अपने दौर में 18वीं तरमीम के जरिए हल किया था। खुदारा इनको इस माहौल में दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि इस मामले का आगे क्या होता है, इस बारे में हम आपको अपडेटेड रखेंगे। अच्छा जी, किस ड्रामे का जिक्र किया आपने? बंधे एक डोर से, बहुत ही ड्रामाई नाम है, ज़ाहिर ड्रामे का ही नाम है। बाय द वे आई एम वाचिंग मेहर पोश आजकल जियो पे, तो इट्स अ गुड ड्रामा। अच्छा जी, जियो टेलीविजन पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने वाला नया ड्रामा बंदे एक डोर से नाजरीन के दिलों में घर कर गया है और अपनी मुनफरिद कहानी, लाजवाब प्रोडक्शन और बेहतरीन कास्ट की वजह से मकबूलियत और रेटिंग की नई बुलंदियों को छू रहा है। मारूफ अदाकार एहसन खान ड्रामा बंदे एक डोर से में मरकजी किरदार निभा रहे हैं और इस वक्त हैं हमारे साथ। हम बड़े दिन बाद आए वैसे एहसन, यू आर अ रेगुलर फीचर ऑफ आवर शो और जब आप हमारे साथ ही बैठे होते हैं ना तो हम आपको मिस करते हैं बिकॉज वी आर यूज्ड टू हैविंग यू ओवर नाउ। तो ज़रूर बताइएगा कि आजकल कैसे ऑब्वियसली टाइम गुजार रहे हैं एक तो आप, और आइसोलेशन के दौरान घर पर रहते हुए क्या मसरूफियात है? पहले तो इस बात से स्टार्ट कर लें, फिर ड्रामे की भी बात हो जाएगी।
आपने नहीं सुना। एहसन आई कैन सी सम चेंज इन द लुक, वो आईब्रो पे कट शट भी इन्होंने इजाफी मारा। अच्छा एहसन, आपसे पूछना यही है कि आइसोलेशन में टाइम आपका कैसा गुजर रहा है? आपका ड्रामे की कुछ हम क्लिप्स देख रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को इंस्पायर करने के लिए अपनी मसरूफियात के बारे में बता दें। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत सलाम। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक रहें इस पेंडेमिक में। कोशिश ये रही कि काम कम किया जाए, काम के बगैर गुजारा नहीं है। कुछ घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड हो गया, विच आई एम रियली इन्जॉइंग। और हॉर्स राइडिंग चल रही है, साइकिलिंग चल रही है, अपने पेट्स के साथ टाइम गुजर रहा है, और फिर अपनी फैमिली के साथ तो टाइम गुजरता है। तो ये इस तरह गुजार रहे हैं वक्त, और कुछ एहतियात करके। बट चूँकि हम सबको काम तो करना है, तो आई फील कि जब भी आप काम करने के लिए निकलें, कहीं पे भी जाएं, और हमारे लिए शूटिंग में हमारी प्रेजेंस के बगैर फ्रॉम होम काम हो नहीं सकता। आप दोनों भी ये समझते हैं कि खुद जाते हैं स्टूडियो, बड़ा मुश्किल काम है, और बस एहतियात के साथ काम चल रहा है। अच्छा, बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, दैट्स प्रीटी गुड, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और पेट्स भी हैं। अच्छा जी, मैं आई एम ट्राइंग टू एक्वायर अ पेट दीस डेज, और मैं उसकी कहानी भी आपको लेटर ऑन सुनाऊंगा। लेकिन ऐसे अभी आपके ड्रामे की हम बात करेंगे। बंधे एक डोर से शुरू हुआ और बेइंतहा मकबूल हो गया शुरू होते ही। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ड्रामे को करने का? अभी भी क्या शूटिंग जारी है? और क्या स्क्रिप्ट जब पढ़ा था तो पता था कि इतना ज़बरदस्त होगा? प्ले का मैं सब लोगों का सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि फर्स्ट एपिसोड से इतना अच्छा इसका फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि सेकंड एपिसोड वाज ट्रेंडिंग, आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि लोगों को इतनी पसंद आई है। और थर्ड एपिसोड की रेटिंग आप देखें तो वो कहते हैं ना कि बिल्कुल बहुत लीड के साथ माशाल्लाह इज डूइंग वेल। अच्छा, एक होता है कि प्ले सक्सेसफुल जाना, कई दफ़ा आपको फीडबैक नहीं आ रहा होता, प्ले चल भी रहा होता है, बट लोग भी आप उसको डिस्कस करें तो बड़ी एक हौसला अफजाई होती है। उसमें हर कैरेक्टर को लोग डिस्कस कर रहे हैं, और मेरे कैरेक्टर को मैंने बहुत दिनों बाद इस तरह का कैरेक्टर किया, जो कि एक चुलबुला सा यंग बॉय का कैरेक्टर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आप दोनों को यही कहूँगा, आई एम प्लेइंग अ यंग बॉय कैरेक्टर। I'm not that young, but I'm playing a very young boy का character. So it's quite interesting. Everyone has worked really hard, और आपको ये बताऊं कि हमने अभी रिसेंटली इसका शूट ख़त्म किया। कुछ इन हालात में भी शूट हम करते रहे, बड़ी मुश्किल से जब भी हमें मौका मिलता था। और सेवन स्काई, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की दोनों ने, और उसके अलावा अली फैज़ान जो डायरेक्टर, उन्होंने बहुत मेहनत की। फायजा इफ्तिखार ने लिखा है, वेरी वेल रिटन। आई लाइक योर ऑनेस्टी। नहीं, बट एहसन यू आर वेरी ऑनेस्ट। आपने खुद भी आप बता देते होते हैं ना, यंग बॉय का कैरेक्टर ऑब्वियसली। माशाल्लाह, आई एम श्योर योर बॉयज वेरी यंग नाउ। यंग बॉयज। अच्छा, जल्दी से आपके, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें दो अदाकाराएं हैं, हीरोइंस हैं इस ड्रामे में, उशना शाह और हिना अल्ताफ। तो अदाकारी आपको ज़्यादा अच्छी किसकी लगी? काम करना किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगा? ऐसा मुश्किल सवाल कर दिया आप लोगों ने। अब दोनों में से किसको मैं चूज़ करूँ? दोनों प्ले में उन्होंने बेहतरीन काम किया है, बट ये है कि हिना का नेगेटिव कैरेक्टर है, उशना इज प्लेइंग वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, और आई थिंक उशना पे ज़्यादा बोझ है, काम का सीन्स भी ज़्यादा हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि every character in the drama has done justice to the role, और आप ग्रेजुअली जब देखते जाएंगे, अभी आप लोग, और अभी तो मैं ये सोचता हूँ कि स्टोरी खुल के आप लोगों के सामने आई नहीं है, और फिर भी वो बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को, बट ग्रेजुअली जब कैरेक्टर सामने आएंगे तो फिर आप खुद मुझे बताएंगे कि किसका काम ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो मैं, चाहे वो मेरे जो माँ बाप बने हैं, सबा फैसल हैं, नूर हसन हैं, सबा हमीद हैं, समीना अहमद, मदिया, कामना जिलानी, और अली रिज़, जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं, मुझे तो उनका भी काम देख के इतना मज़ा आ रहा है कि सब ने, हर एक ने अपने रोल के साथ जस्टिस किया है। अच्छा, अब ऐसा आजकल पेंडेमिक की वजह से ना सोशल मीडिया इंटरेक्शन, इंस्टाग्राम लाइव्स और फैन से इंटरेक्शन सभी लोगों का बढ़ गया है। कल हम बिलाल मकसूद से भी बात कर रहे थे, जो उन्होंने कुछ कभी नहीं किया ज़िंदगी में, अब वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप भी अपने फ़ैन से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। रायान एक फ़ैन है आपका, जिससे आपने बड़ी खुल के बातचीत की 1-to-1, तो उसकी बड़े चर्चे भी हुए। तो फ़ैन से इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? आप देखें कि बच्चे जो हैं ना, बल्कि दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो सिर्फ, मैं समझता हूँ कि प्यार का भूखा है। और अगर आप दुनिया में किसी को कॉन्कर कहीं भी कुछ करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, किसी से दिल जोड़ना चाहते हैं, तो मोहब्बत से दिल जीतिए। और हमारा तो दिन भी ये सिखाता है, लोगों के साथ अच्छा सलूक, प्यार, मोहब्बत, और ख़ास तौर पे इन हालात में जब हालात
इतने मुश्किलात से गुजर रहा हो इंसान और उसमें कोई अच्छा अगर जेस्चर आपको देते तो बड़ा दिल को खुशी होती है। रायान मेरे लिए बड़ा स्पेशल बच्चा था, इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती कि मुझे इनकी वालदा ने कांटेक्ट भी किया और ये चाहा कि वो मुझसे बात करें, और जब मैंने उनसे बात की तो वो इतने खुश हुए और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला के और एक बच्चे का दिल खुश करके मुझे बड़ी एक अचीवमेंट फील होती है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे अच्छे भले लोगों को निगलेक्ट कर दिया जाता है और उनको इम्पोर्टेंस ही दी जाती, डेप्थ में नहीं जाते, लोग समझते नहीं हैं। तो फिर बच्चे तो है वो प्यार के भूखे होते हैं और रायान इज़ अ वेरी स्पेशल चाइल्ड फॉर मी एंड विल रिमेन वेरी स्पेशल। और इस तरह के बहुत से बच्चे जो हैं उनकी बहुत हमें कदर करनी चाहिए, बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये देखें हम सब के लिए ये एक लेसन है। बहुत शुक्रिया एहसन। यकीनन बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पर्टिकुलरली इस दौर में जब कोरोना वायरस की वबा आई है, इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी को ने दुनिया को हिट किया है, बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं इंसान को और दुनिया में लोगों को किन किन चीज़ों को हमें अहमियत देनी चाहिए, किस किस तरह से इंसानों के लिए काम करना चाहिए और इंसानों के दिल जीतने चाहिए। अच्छा, कुछ विजुअल्स भी हैं एहसन आपके, हम कुछ शेयर भी करना चाहते हैं अगर हमारे पास हैं, बिकॉज आपने हॉर्स राइडिंग वगैरह का देखें। द आइडिया इज़ कि हम हमेशा जो हमें लोग देख रहे हैं उनको इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू। अब्दुल्ला एंड आई वर जस्ट मेंशनिंग अबाउट सो मेनी मूवीज़ जो कि रिलीज शायद ना हो सके क्योंकि सिनेमाज वगैरह बंद हैं, बट देन देयर आर अदर थिंग्स दैट यू कैन डू जो कि हेल्थी एक्टिविटीज़ है। साइकिलिंग शुरू कर दें, अब्दुल्ला आपने स्टार्ट की हुई है, हॉर्स राइडिंग करें, टेक अ पेट, मतलब व्हाई नॉट। अगर आप हमेशा से चाहते थे तो मे बी दिस इज़ अ गुड टाइम। ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ पहले कंसल्ट कर लें। सो मौसम भी चले कराची में तो अच्छा बुरा होता रहता है, लेकिन आपको अच्छा पता भी है कि है। मैं एक पेट लेने की बड़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ और एक बिल्ली मुझे पसंद भी आ गई और ढूंढ भी ली, लेकिन नहीं मान रही है। बिल्ली? हाँ, डॉगी होना चाहिए छोटा सा। अम्मी नहीं मान रही हैं और बेगम भी नहीं मान रही हैं, तो ये सूरत हाल है, इसलिए नहीं। चले जी, सारे कोशिश करें कि अब्दुल्ला एक पेट ले सकें और इनके घर वाले मान जाए। और थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस। आज जियो पाकिस्तान टीवी पे आप लोग बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं, तो उनका जवाब हम वहीं पे आपको देंगे कभी तफसील से। लेकिन अभी हमारे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। कोरोना वायरस से वफाकी काबीना के 3 अरकान मुतासिर हुए, इनमें वज़ीर ख़ारिजा तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारिजा के हवाले से दुश्मन मुल्क ने एक झूठा प्रोपेगेंडा भी करने की कोशिश की। शाह साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनसे जानते हैं कि हाउ इज़ ही फीलिंग नाउ, क्या अब कमज़ोरी है, कुछ सिम्टम्स हैं या बिल्कुल मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं? अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, तबीयत कैसी है? जी वालेकुम सलाम, अब तो बहुत अल्लाह का करम है, बहुत बेहतर है। अभी भी थोड़ी सी आवाज़ में हमें जो है ना आपकी वो कमज़ोरी, वो नकाहत महसूस हो रही है, या गला ठीक है आपका? जी गला ठीक है, पर वक्त लगता है। आपको पता है ये मर्जी ऐसा है कि इसके एक पोस्ट कोरोना भी एक इम्पैक्ट रहता है। लेकिन मैं आपकी वसादत से सब करम फरमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने बेपनाह पैगामात भेजे और खैर सगाली के और दुआओं के, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। शाह साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आजकल ये हम एक सीरीज़ ही कर रहे हैं कोरोना रिकवरीज़ की, ताकि लोग ज़रा इंस्पायर हों इससे भी और खौफ ना खाएं। अगर बीमारी लग भी जाए तो देयर इज़ अ वे टू डील विद इट। थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड चाहेंगे कि व्हेन यू फर्स्ट फाउंड आउट कि आप यू आर कोविड पॉजिटिव, तो आपके क्या सिम्टम्स थे और क्या यू वर श्योर कि इंशाल्लाह यू विल बी फाइन अगर आप सही एहतियात करें? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मुझे फील हुआ, मेरे जब जिस्म में दर्दें हुई और बुखार हुआ तो मैंने फैसला किया कि फौरी मुझे अपना टेस्ट करवाना चाहिए और मैंने फौरी टेस्ट करवाया। मैंने जैसे मुझे इल्म हुआ कि मुझे टेम्परेचर राइज कर रहा है और ये सिम्टम्स हैं, मैंने अपनी जितनी मीटिंग्स थी, मेरी उस दिन वज़ीर आज़म से मीटिंग थी, सर्विस चीफ्स के साथ मीटिंग थी, मैंने वहाँ जाने से माजरत कर ली ताकि मेरी वजह से कोई और मुतासर ना हो। तो पहली बात तो ये है, ये किसी को हो सकता है, इसमें घबराने की या शर्माने की ज़रूरत नहीं है। फिल फॉर हमें इंगेज करना चाहिए और जो इसके लिए एहतियाती तदाबीर हैं उन्हें अपनाना चाहिए। मेरी राय में मैंने अल्लाह का करम हुआ, मैंने जो दुरुस्त फैसला किया वो ये था कि फौरी मैंने डॉक्टर से रुजू किया और ट्रीटमेंट का आगाज किया। कुछ लोग ताखीर करते हैं और कहते हैं इंतजार करते हैं, 4 दिन 5 दिन का इंतजार करते हैं और उससे मर्ज बढ़ जाता है। मेरा क्या हुआ, जैसे मैं गया
मेरा सीटी स्कैन हुआ, जब उन्होंने मेरे लंग्स में ट्रेसेस देखे तो फिल फॉर डॉक्टर्स ने एक एग्रेसिव रिजीम के तहत मेरी ट्रीटमेंट शुरू की। उन्होंने मुझे दवा इंजेक्ट की और मुझे प्लाज्मा की ट्रीटमेंट दी, और उससे क्योंकि मुझे वक्त मिल गई तो मेरी जो कंडीशन है बहुत तेजी से संभलनी शुरू हो गई। अगर यही मैं 5-6 दिन इंतजार करता और कुछ मेरे होते हुए 1-2 कॉलीग्स आए जिन्होंने ताखीर से आए तो उनकी कॉम्प्लिकेशन में इजाफा हुआ। अच्छा शाह साहब, ये तो बड़ी अलामे आज़िन हमें नहीं पता था कि आपका मरज़ इस हद तक बढ़ गया था कि आपको प्लाज्मा थेरेपी देना पड़ी, और आपने काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई ख़ास ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक्स के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तमाम वक्त के आपने घर पे गुजारा या एडमिट हुए कुछ दिन के लिए, वो थोड़ा सा बताइएगा। जी, मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ मुझे ट्रीट किया गया। 9 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा और मैं बहुत मशहूर हूँ उन सब डॉक्टर्स का और पैरामेडिक्स का। और सच्ची बात है, जब आप सुनते हैं और जब खुद तजर्बे में से गुजरते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज बरमला आपके प्रोग्राम पे सलाम पेश करना चाहता हूँ उन डॉक्टर्स को और उन पैरामेडिक्स को जो खिदमत कर रहे हैं। यकीन जाने उन्होंने इतनी उम्दा तीमारदारी की, उन्होंने इतना ख्याल रखा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं दुनिया के किसी अस्पताल में होता, चाहे मेरे पास कितने ही वसाइल होते, जो मोहब्बत जो इज्जत मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में मिली है दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती थी। मैं आज कहता हूँ हमारे डॉक्टर्स, हमारे अस्पताल, हमारे पैरामेडिक्स किसी से कम नहीं है। उनको तो अब आप घर आ गए हैं शाह साहब, और हैव यू बीन टेस्टेड नेगेटिव या अभी आप आइसोलेशन में ही हैं? जी, मैं घर आ गया हूँ। मेरा आज अभी आपसे चंद मिनट पहले दोबारा मेरा उन्होंने टेस्ट किया है और मेरे ब्लड सैंपल्स हुए हैं, तो उम्मीद है कि इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि मैं नेगेटिव हुआ हूँ कि नहीं। अभी लेकिन सिम्टम्स खत्म हो गए हैं आपके? बिल्कुल सिम्टम्स मेरे खत्म हो गए हैं। आई एम फीलिंग ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और घर में सब ठीक रहे या घर में से भी कोई अफेक्टेड हुआ? और स्टाफ मेंबर्स मेरा बेटा जो मेरी तीमारदारी में था वो मुतासिर हुआ, बाकी घर वाले सब महफूज हैं। Can hear it in your voice, but thank you so much for talking to us. As in शाह साहब जिस अंदाज से बोलते हैं और जो उनकी आवाज़ होती है, it was not the same today. और बिल्कुल जिस तरह शाह साहब भी कह रहे थे और जिन से हमने बात की वो सारे यही कहते हैं कि एक सुनना के कोरोना है और फैला हुआ है ये वो, लेकिन when you experience it yourself, then it's a different. अब आप देखें कि आपके सामने ये केस है कि इतनी अहम शख्सियत, और ये नहीं थे कि ये सिम्टोमेटिक थे या इवन इनको सीवियर सिम्टम्स थे। 9 दिन अस्पताल में रहे, 9 दिन अस्पताल में रहे, प्लाज्मा थेरेपी तक इन्हें देना पड़ी। सो टेक इट सीरियसली। हर किसी का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। इट कैन बी वेरी इजी एसिम्टोमेटिक अगर आप हो, इट कैन गो वेरी बैड एज वेल, तो आपको केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। और एक और खबर आप तक पहुंचानी है। हुकूमत की नई हाउसिंग स्कीम बेघरों के लिए बड़ा तोहफा है या इन्वेस्टर्स के लिए ब्लैक मनी वाइट कराने की एक और एमनेस्टी? पूछा नहीं जाएगा, पैसा कहीं से भी लाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और हुकूमत ने सरमायाकारों को तामीराती सनत में सरमायाकारी के जरिए काले धन को सफ़ेद करने की पेशकश की है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी, ये पूछा जा रहा है। और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने वाज़ेह किया कि 31 दिसंबर के बाद बैनुल-अक़वामी इदारों की पाबंदियाँ नाफिज हो जाएंगी। हुकूमत ने 30 अरब की सब्सिडी भी दी है। इस किस्म का कंस्ट्रक्शन पैकेज पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। हमारी दरख्वास्त है जितने भी बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, कि वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसकी जो टाइम लिमिट है वो बहुत मुख्तसर है, यानी कि 31 दिसंबर तक आपने इन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करना है। कुछ अर्से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौशी मसाइल के हल के लिए पुरकशिश तामीराती पैकेज का ऐलान किया था। हमने जो अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके लिए हमने इंसेंटिव्स दिए। जो भी इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनसे ये नहीं हम आगे पूछेंगे कि जी बताएं, सवालों के जवाब दें। उनके लिए ये साल जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं और उनसे सवालात नहीं किए जाएंगे।
I'm sure this must be a golden opportunity for all those जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी वाइट करनी है। अच्छा जी, आपको बताएं कि अब स्कीम के मुताबिक तामीराती शोबे में पैसा लगाने वालों से नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहां से आया। अब सवाल उठ रहा है कि ये रियायत मईशत का पहिया चलाने के लिए दी गई है या काला धन सफ़ेद करने के लिए, तो सवाल तो फिर बनता ही है। आरिफ हबीब ग्रुप के बानी आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने वक्त दिया। आरिफ साहब, हुकूमत की ऑफर है कि स्कीम में पैसा लगाने वालों से उनकी आमदन का हिसाब नहीं लिया जाएगा, पूछा तक नहीं जाएगा कि पैसा कहां से आया, कैसे कमाया, कितना बनाया। ये भी एक तरह की एमनेस्टी स्कीम ही हो गई फिर तो। देखिए, उसमें भी जो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत जो है वो इस बात की थी कि जो लोग ये घर खरीदने आते हैं उनके पास जो है वो वेल्थ रिकन्सिलिएशन नहीं होती। इसका मतलब ये है कि उनका सोर्स का हिसाब उनके पास नहीं होता, क्योंकि वो भाई बहन वगैरह पैसे जमा करते हैं, बाप बेटे पैसे जमा करते हैं, उनके पास वो हिसाब नहीं होता कि वो हिसाब दे सकें कि वो जो खरीदारी कर रहे हैं उनकी वो वेल्थ रिकन्सिलिएशन। उसके लिए जो है वो ये जो है ये शर्त को जो है ख़त्म कर दिया गया है। फिर साथ ही साथ जो है वो डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए भी जो है वो सहूलत दी गई है कि अगर वो 31 दिसंबर तक जो है वो अगर कोई पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो उनसे भी जो है वो सोर्स नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं इसलिए बात करता हूँ कि उनके लिए इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। ऑलरेडी पिछले 2 साल में 2-3 जो है वो एमनेस्टी आ चुकी है और ज़्यादातर लोगों ने उस एमनेस्टी को अवेल कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद ये फैसिलिटी जो है वो ज़रूर हेल्प करेगी जो है वो इन्वेस्टर्स को इसमें अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, फाइनली आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक तरफ आप खुद भी ये बता रहे हैं कि बात हो रही है कि बेघर अफराद को मकान देने की, तो दूसरी तरफ खुद इन्वेस्टर्स को भी कहा जा रहा है कि वो स्कीम से फ़ायदा उठाएं। तो गरीबों की हद तक तो ठीक है, लेकिन हाउसिंग स्कीम को एमनेस्टी स्कीम बनाने की कोई ज़रूरत थी? मतलब फिर बेघर लोगों तक ही रखें ना इस बात को। इसमें जो रियायत दी जा रही है वो तो जो अल्टीमेट छोटे लोग हैं, छोटे बायर्स हैं, उनके लिए जो है वो ये रियायत है या सब्सिडी है या इंटरेस्ट रेट में कमी है। लेकिन इसमें जो डेवलपर्स हैं या कंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके लिए तो जो है वो जो भी मार्कअप रेट होगा वो मार्केट बेस्ड मार्कअप रेट होगा, तो लिहाजा वो तो जो है कोई किसी किस्म का कंसेशन जो है उनको नहीं दिया जा रहा है, सिवाय इसके कि बस उनसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। अच्छा आरिफ साहब, ये स्कीम इसके लिए भी बहुत अहम है कि ये सिर्फ इस दौरे हुकूमत तक नहीं चलनी है, फाइनेंसिंग वगैरह तो अगले 20-30 साल तक चलेगी। इसकी गारंटी कौन देगा कि अगली जो भी हुकूमतें होंगी वो इस पॉलिसी को जारी रखेंगी? इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा रिस्क नहीं होगा ये? आई थिंक जो अगर ये समझिए कि जो ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी उसमें तो फिर कोई गारंटी का इतना इशू इसलिए नहीं आता कि वो सारे एग्रीमेंट्स हो जाएंगे और उस एग्रीमेंट्स के तहत जो है, और फिर मैं ये कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आई थिंक हाउसिंग को जो है वो सपोर्ट करती हैं। किसी न किसी सूरत में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मंशूर में जो है वो लोगों को घरों की फराहमी के वादे किए गए हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए आपने देखा होगा कि सेनेट में जब ये कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस आया तो ये यूनानिमसली जो है वो पास हुआ। ये इंडिकेट करता है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस है। हो सकता है कि डिग्री में फ़र्क हो कि इसकी अमल दरामद के तरीक़ेकार में फ़र्क हो, बट आई थिंक बेसिक जो स्पिरिट है वो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मंशूर में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी सूरत में ये जो है वो स्कीम चलती रहेगी। शुक्रिया आपका आरिफ हबीब साहब, आपने अपना वक्त दिया। अच्छा जी, जल्दी से एक ट्रिब्यूट भी दे दें। ये ट्रिब्यूट आपको अच्छा लगेगा कि आज जिनको हम सालगिरह विश कर रहे हैं उनके लिए कितनी भी सालगिरह है इसको इग्नोर कर दें। नहीं, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर व्हेन यू लुक एट हर। वैसे उनकी 50th बर्थडे है। महानूर बलोच की हम बात कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू महानूर। और बड़ी सेलिब्रेटेड इनका करियर रहा है और स्टार्ट हुआ थी जी ड्रामा मारवी से।
मुझे याद है, still remember that. Really? Let's watch a little clip. बहुत ही खूबसूरत हैं और सदाबहार लोग इनको कहते हैं, एवरग्रीन तो ये हैं ही। उसके बाद फिर ड्रामों की जी एक लिस्ट बन गई, बहुत से ड्रामों में इन्होंने दूसरा आसमान काम किया। दूसरा आसमान भी बड़ा अच्छा था। ये पता है कुछ ड्रामे हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्लिप्स ताकि आप दोबारा देखें, they were really good. बहुत से ड्रामा सीरियल्स में इन्होंने काम किया और डायरेक्शन भी किया इन्होंने। डायरेक्शन भी की और हॉलीवुड में भी आपको पता है इन्होंने एक मूवी की जो कि मैंने देखी हुई है, इट्स अ ग्रेट मूवी। ये कौन सा ड्रामा है? चांदनी रातें तो नहीं कहीं है? देख लेते हैं। लेडीज पार्ट। हुमायूं सईद को तो देखें आप जरा। वैसे हुमायूं सईद has really groomed himself. He's really groomed himself. बहुत ही पुराना वैसे ही तो हम दिखा रहे थे, लेकिन बात महानूर बलोच की थी। हैप्पी बर्थडे टू यू और आप स्टनिंग हैं। कभी बता दें कि क्या राज है आपका भी। अच्छा जी, that's it for today. That is it, indeed. और इंशाल्लाह we are going to see you tomorrow. और मास्क ज़रूर पहने, कोरोना वायरस कहीं नहीं गया है, इसको इजी ना लें। अभी शाह साहब की बात हमने आपको सुनवाई। Have a good day. See you.